नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। तो आज एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे उस समझौते की जिसके चर्चे चारों तरफ हो रहे हैं, जिसको भारत की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं एलएसी पर जो भारत चीन के बीच समझौता हुआ है उसकी। तो इस समझौते के बाद देपसांग और डेमचोक को लेकर जो सहमति बनी है उसके बारे में विस्तार से, उसके तमाम पहलुओं पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे। और अच्छी खबर इस समय ये भी आ रही है कि इस समझौते के बाद जो एलएसी पर सेनाओं के डिसएंगेजमेंट यानी कि वापसी का काम भी शुरू हो चुका है। तो तमाम पहलू हैं इसके, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मेहमानों से हम आपका परिचय करा दें। पूर्व राजदूत मंजू सेठ जी हमारे साथ मौजूद हैं। मंजू मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया सर जुड़ेंगे। विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल मंजू जी आपसे है। 4 साल की लंबी कवायद, लंबा बातचीत का दौर, और चीन को तो पूरी दुनिया जानती है, वो आसानी से कदम पीछे नहीं खींचता। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग विवादों में हम ये देख चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद तमाम चीन को लेकर रिजर्वेशंस होती हैं, उसके बावजूद ये सहमति बनी है। तो ये भारत की कितनी बड़ी जीत है? आई थिंक हमें इसको थोड़ा कॉशन के साथ देखना होगा। बड़ी जीत या छोटी जीत की अभी तो शुरुआत है, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है जी। बातचीत हुई है। इतने 4 सालों से जो नेगोशिएशंस बीच में कोई रुक गए थे, स्लो डाउन हो गए थे, पर चलते जा रहे हैं, आर्मी लेवल पे भी, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी, बैक चैनल से भी। लेकिन जो अब ये सहमति जो पहुंची है, ये बिल्कुल एक फर्स्ट स्टेप है कि आगे आप इसको आगे ले जा सकते हैं रेजोल्यूशन की तरफ। और ग्राउंड पे क्या होगा, और जैसे आपने बिल्कुल कहा, चीन का कह नहीं सकते कैसे वो कब रिएक्ट करेगा। और वो अपना जो कहते हैं ना, पलड़ा हाई रखना चाहता है, अपना जो अपर हैंड इट वांट्स टू हैव ऑलवेज। तो वो अपना अपर हैंड रखना चाहेगा, और वो देखेगा जब तक उनका अपर हैंड है तब तक वो बात करेगी। मेरा ये मानना है। चलिए, मैं आपके पास आता हूं। लेकिन ये जो बातचीत का पूरा सिलसिला रहा, 4 साल का स्टैंड ऑफ रहा, इसमें एक बात तो चीन को समझ में आई होगी कि इतना आसान भी नहीं है अपनी बातें, अपना अपर हैंड रखना और भारत को उस तरीके से ट्रीट कर लेना जैसे वो पहले कभी सोचा करता था या बाकी देशों के साथ वो करता है। क्योंकि भारत का जो स्टैंड रहा है वो काफी टफ रहा है इस पूरे मामले में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैसेज तो क्या है उनके पास, इंडिया का, जो हमने उनके इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ी रोक लगाई, उनके प्रोडक्ट्स पे, और तो टैरिफ्स बढ़ाए, तो बिल्कुल उसका फर्क पड़ा है उनके ऊपर। उनकी इकोनॉमी भी थोड़ी डिक्लाइन में है इस वक्त, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो अंदरूनी थोड़े हालात उनके अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं। तो ये सब फैक्टर्स हैं, और उनको भी लगा कि अब ये ब्रिक्स समिट भी हो रहा है, और कहा जा रहा है कि ये रूस ने भी कोई साथ में एक कोई रोल प्ले किया होगा दोनों देशों के ब्रिक्स समिट से पहले, कि दोनों देश आपस में बात करें ताकि ब्रिक्स समिट पे असर ना हो। तो सारे इकट्ठे ये फैक्टर्स हैं। बट हाँ, हमने भी बिल्कुल, हम पीछे नहीं हटे, क्योंकि हमने, अगर हम मान जाते हैं कि बैक स्टेप ले लेते, तो डेफिनेटली ये लेवल पे ये जो अभी इस वक्त अग्रीमेंट हुआ है शायद ना हो। जी, मैं विनोद भाटिया सर का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। विनोद सर, समझौता हुआ 21 तारीख को, 22 तारीख को मोदी जिनपिंग की मुलाकात भी हो गई, और अब जो चीजें सामने आ रही हैं वो ये कि अच्छी खबर जो सामने आई है कि सेनाओं के हटने का, पीछे हटने का जो सिलसिला है, प्रक्रिया है, वो भी शुरू हो चुकी है। ये पूरी प्रक्रिया में कितना समय लग सकता है? देखिए, समय की तो कोई इश्यू है नहीं, बिल्कुल भी। 4.5 साल से पहले हम यहाँ पर थे। अगर सुंदराम चूले तो 6.5 साल वो भी चला था। मेन जो इसका मुद्दा है, ये भारत की जीत नहीं है, जीत चाइना की भी है। ये विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है। हमें चाहिए था कि 4 मई 2020 का स्टेटस को एंटी चाहिए था, ये हमारा स्टैंस था। और बाकी जगह से वो पीछे हट गए थे। और यहाँ से देमचोक और देपसंग, खासतौर से देपसंग प्लेन्स जो है, वहां पर ये 19.5 किलोमीटर अंदर आए हैं। एक जगह बॉटल नेक राखी नाला, उसको ब्लॉक करा है, वहां पर फौजी परमानेंट उन्होंने बेस बनाया है, और वहां से हम अंदर नहीं जा सकते थे देपसंग प्लेन्स की। तो ये पहली बारी ऐसा हुआ है जहां पर वो ऑक्युपाई करके पीछे हटे हैं। क्योंकि जो चाइना की स्ट्रेटेजी हमेशा से रही, अगर आप देखें स्ट्रेटेजी देखें उनकी, कि वो पहले क्लेम करते हैं, उन्होंने 59 में क्लेम किया इसको, फिर ऑक्युपाई करते हैं, उसको लेजिटिमाइज करते हैं, और फिर इंटीग्रेट करते हैं। तो पहली बारी, क्योंकि एक ऐसा स्ट्रेटेजिक रिजॉल्व दिखाया उनको 2020 से, कि उनको उम्मीद नहीं थी इस चीज की, उनकी अप्रिसिएशन गलत हो गई कि भारत इतना अच्छा उनको स्टांस दिखाएगा, स्ट्रेटेजिक रिजॉल्व दिखाएगा, मिलिट्री का नहीं, बाकी हर एक जगह पे। इसलिए उनको एक फेस सेविंग एग्जिट चाहिए था मेरे ख्याल से, जो मैं बोलता हूँ पिछले 2 साल से 3 साल से,
लिमिटेड चाहिए, तो उनको एक एग्जिट मिला। हमने ऐसा लग रहा है कि इस तरह भारत की जीत है इसमें, नहीं, हमने उनको फोर्स किया है वापस आने के लिए, और ये दोनों की जीत है। हमको शांति चाहिए, उनको शांति चाहिए, और दोनों को शांति चाहिए। ये एक चाइना का ब्लंडर था आने के लिए जो उन्होंने 2020 में किया, तो अभी वो वापस गए हैं। लेकिन ये कहने के वापस गए हैं, लेकिन हमें अपने जो रेडीनेस, ऑपरेशन रेडीनेस है, उनको दूर नहीं करना चाहिए, विजिल रखनी चाहिए हमको। ये बहुत जरूरी है, वो चाइना को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। जी, अब ये रेडीनेस की जो बात कर रहे हैं उसका एक पहलू है पेट्रोलिंग से जुड़ा हुआ भी। अब पेट्रोलिंग को लेकर भी उम्मीदें बनी है कि पेट्रोलिंग फिर से शुरू हो पाएगी, जिन इलाकों में भारत पेट्रोलिंग करता था वहां पे फिर से जा पाएगा। इस पेट्रोलिंग को लेकर आपको क्या उम्मीद लगती है? कहा जा रहा है कि इस महीने के एंड तक ये शुरुआत हो सकती है। पेट्रोलिंग का सिलसिला कब से शुरू हो सकता है? ये कह रहे हैं कि ये इसी महीने शुरू हो जाएगा, 28-29 तक शुरू हो जाएगा ये, तो अगले 2-3 दिन में। तो पेट्रोलिंग का ऐसा है कि जो उसकी पेट्रोलिंग की जो फ्रीक्वेंसी है, जो पेट्रोलिंग की पेट्रोल की स्ट्रेंथ होगी, और जो उनकी पीरियोडिसिटी होगी, वो तय हो जाएगी दोनों के बीच, दोनों मिलिट्री के बीच में, और वो उसी टाइम होगा। ऐसा ना हो कि हम भी जाएं वो भी आए, तो अवॉइड करेंगे एक फेस ऑफ आगे से, ये कहा जा रहा है। अभी ग्राउंड में मेरे ख्याल से उन्होंने ऑलरेडी डिस्मेंटल करना शुरू कर दिया है। सैटेलाइट पिक्चर अवेलेबल है जहां पर वो डिस्मेंटल कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी देखना चाहिए वो सैटेलाइट पिक्चर में बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बना दिया उन्होंने वहां पर, तो हमको भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, और हमको ये नहीं कहना चाहिए वही हटके वापस नहीं आएंगे वो। अगर हम कमजोर दिखे, चाइना जरूर वापस आएगा। जी, मैं मंजू जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। मंजू जी, अब ये मामला ऐसा तो है नहीं कि आपने कहा और मैंने मान लिया, इसकी जमीन पर वेरिफिकेशन होना भी जरूरी है। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, क्या होंगे? इसके अलावा जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसका मैकेनिज्म क्या होगा, क्या होना चाहिए? बिल्कुल, इसको वेरीफाई करने के लिए तो बहुत जरूरी है दोनों साइड के डेलीगेशंस या जो भी कमेटी या जो भी उनका कोई ग्राउंड पे बनाएंगे, हैज टू बी वेरीफाइड फिजिकली। दोनों मिलिट्रीज और सिविलियंस जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनको बिल्कुल फिजिकल वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। और ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं कि आगे ये इंश्योर करने के लिए कि आगे चल के कोई भी रेपिटेशन ना हो इस किस्म की। आई थिंक दैट वी हैव श्योर। और जैसे अगर अपने आप को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, जैसे बिल्कुल जनरल साहब ने कहा कि बिल्कुल एक बहुत ही बढ़िया वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बन चुका है, हमें भी अपना स्ट्रेंथ बिल्डअप करने के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर करना हम कर रहे हैं, लेकिन और थोड़ी एक इम्पेटस देना पड़ेगा उसको, और बिल्कुल अपने आप को हम स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो फिर चीन आगे से ये नहीं करने की हिम्मत करेगा। प्लस इकोनॉमिकली अगर उनको पिंच होगी किसी भी तरीके से, जो भी हर इन एवरी विच वे, उनको हमने इकोनॉमिकली उनको मैसेजिंग करनी है कि जस्ट बिकॉज एक ये ठीक हो गया इसका मतलब नहीं कि सब अब ठीक हो गया, कि हमारे जो ट्रेड है और ये सब कुछ ठीक है, अब सब नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल नहीं हमें करना चाहिए। बहुत स्टेप बाय स्टेप कॉशन के साथ आगे निकलना चाहिए, आगे चलना चाहिए, ताकि ये नहीं समझे कि हाँ हमने जो कर दिया। और अगर हम देखेंगे उनके स्टेटमेंट्स तो हमारे स्टेटमेंट से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, और एक इंक्रीमेंटल एक स्टेप इसका आगे वेरीफाई करने। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी था कि भारत टेक फॉर ग्रांटेड रिश्ते नहीं बनाता है। इस बात के बहुत सारे व्यापक मायने इस बात के निकलते हैं। खैर, मैं सीधे यहाँ पे अब विनोद जी का यहाँ पे रुक करना चाहूंगा। सर, आपने डिसमेंटलिंग की बात की, डिसएंगेजमेंट की बात हो रही है, डिस्कलेशन की बात हो रही है, डिसमेंटलिंग भी उस प्रोसेस का एक हिस्सा है। अब आपने कहा कि कुछ चीजें, स्ट्रक्चर्स हटाने शुरू किए हैं वहां पे, उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब ये जो डिसमेंटलिंग का प्रोसेस होगा, ये किन स्ट्रक्चर्स को लेकर होगा? ये जो अस्थायी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको लेकर होगा, या फिर जो वहां पर कुछ स्थायी स्ट्रक्चर्स भी बनाए गए हैं वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे? इसका पैमाना क्या होगा? देखिए, इसकी कोई क्लैरिटी तो है नहीं अभी, सच बात तो ये है। लेकिन जहां तक पुराने अगर उससे चले, तो अगर वहां पर उन्होंने वेकेट करनी है और वापस जाना है, जो अपनी लाइन जो 2020 की लाइन पर वापस जाना है, तो उनको हर एक चीज डिसमेंटल करनी पड़ेगी। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, जैसे रोड्स बन गई, उसको डिसमेंटल नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो जो उनका हैबिटेट है वो डिसमेंटल होंगे, जो उनके डिफेंस वर्क्स है वो डिसमेंटल होंगे, तो ये उनको डिसमेंटल करना पड़ेगा। खासतौर से जो पावर के इश्यूज होते हैं, जैसे जनरेटर आते हैं, ये सब अपना सामान वापस लेके जाएंगे। और इस एरिया में जो होगा, इसमें बफर जोन नहीं है, बाकी जगह बफर जोन है, ठीक है? तो ये थोड़ा डिफरेंट है वहां से, क्योंकि बाकी जगह में बफर जोन लिए, बफर जोन क्या होता है कि आमने सामने नहीं होता है। आमने सामने इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने जो पेट्रोल जो सुना जा रहा है कि पेट्रोलिंग की जो फ्रिक्वेंसी है दोनों की अलग अलग होगी। ये पहले भी बहुत साल पहले भी चाइनीज बोलते थे कि आप सोमवार को, बुधवार को, शुक्रवार को आइए, हम मंगलवार को, वीरवार को, शनिवार को आएंगे, संडे को नहीं जाएंगे। तो ये पहले से चल रहा था। तो वो जो है, जिस दिन हम जाएंगे वो नहीं होंगे, और जब वो आएंगे हम नहीं जाएंगे, तो ऐसा होने से
फेस ऑफ नहीं होगा तो उसमें क्या होता है कि जो स्पाइरल होते हैं, जो क्लैशेस हो सकते हैं, उसकी जो संभावना कम हो जाती है। तो मेरे ख्याल से वो डिस्मेंटल जब करेंगे तो उनको पूरा डिस्मेंटल करना पड़ेगा, लेकिन जो परमानेंट स्ट्रक्चर्स बन गए हैं वो डिस्मेंटल होते नहीं है, जैसे रोड्स बन गई हैं या कुछ और बन गया है, वाटर पॉइंट्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो हैबिटेट है, जो डिफेंस वर्क्स हैं, वो डिस्मेंटल करके वापस आ जाएंगे। जी, मेरा सवाल विनोद जी आपसे ही है। अब ये देपसांग और डेमचौक, इन दोनों को लेकर ये सहमति बनी है, जो लेटेस्ट समझौता हुआ है, ताजा समझौता हुआ है। अब ये अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम देखें तो ये रणनीतिक तौर पर कितने महत्वपूर्ण हैं, ये लोग जानना चाहते हैं कि रणनीतिक तौर पर इनका इंपॉर्टेंस कितना है। देखिए, हमारी जो कोर नेशनल इंटरेस्ट है वो है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। जी, ये फर्क नहीं पड़ता वो कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वो हमारा इलाका है और हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे, जैसे पहले बताया, वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो पहले 1 इंच आए हैं, फिर सलामी स्लाइसिंग करते हैं, फिर दूसरी जगह आएंगे, फिर तीसरी जगह आएंगे। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अभी इसको लेके हमें इतना वो नहीं होना चाहिए कि कॉम्प्लेसेंट या खुश नहीं होना चाहिए कि ये हो गया, अभी नहीं होगा आगे। हमारी प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं हुई हैं। अगर आप चाइना को देखें, ये भी देखना पड़ेगा कि वहां डोकलम में क्या हो रहा है, डोकलम जिसको हम डोकलम बोलते हैं, वैसे एक्चुअली डोकलम है वो, तो डोकलम में क्या हो रहा है, तवांग में क्या हो रहा है, अरुणाचल में क्या हो रहा है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। और हमको अपनी जो विजिल है, सिर्फ डेमचौक और देपसंग को नहीं देखना पड़ेगा, हमको पूरा जो 3-4-8 किलोमीटर बॉर्डर है पूरा देखना पड़ेगा हमको। तो हमको ये विजिल रखनी पड़ेगी। और जैसे एम्बेसडर ने बताया, हमको वेरीफाई करना पड़ेगा, रीवेरीफाई करना पड़ेगा, और डेली बेसिस में हमको सुबह शाम देखना पड़ेगा। ये नहीं कि वो चलेंगे और वापस जाएंगे। मैं मंजू जी का यहाँ पर रुख करना चाहता हूँ। मंजू जी, 2020 में ये पूरा विवाद शुरू हुआ, जो ताजा विवाद है, पूर्वी लद्दाख का वो पूरा इलाका। अब लोग ये जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इस पूरे इसकी पृष्ठभूमि से वाकिफ नहीं होंगे। अपने दर्शकों को हम समझाने के लिए आपसे पूछ रहे हैं कि कहाँ किन किन इलाकों में ये विवाद था, और क्या सभी जगहों को लेकर अब सहमति बन चुकी है। कहा जा रहा है कि कुछ इलाकों को पहले बन गई थी, अब 2 इलाकों पर अब बन गई है। कह तो रहे हैं कि गोधरा हॉट स्प्रिंग्स और अदर पंगोंग लेक है, और डेपसांग और डेमचौक को छोड़ के दूसरे 3 जगह वहां पर थोड़ा सा सहमति हो गई है। लेकिन मैं देख रही थी, कहीं पढ़ रही थी कि अभी भी फुल जो ओरिजिनल लेवल था उस पर अभी वापस नहीं गए। गोगरा हॉट स्प्रिंग्स है या अलोंग द बॉर्डर अभी पूरी सहमति हो गई है, लेकिन फुल जो ओरिजिनल था प्री मई 2020 वाला वो पूरा वापस नहीं आया। और जहाँ तक पंगोंगसो लेक का है, मुझे खुद पता है, मैं वहाँ गई थी काफी साल पहले, तो मुझे पता है कि हमने देखा था, मैं जब वहाँ थी, तो कैसे ये बिल्कुल जनरल साहब ने कहा सलामी स्लाइसिंग, थोड़ा आगे आते हैं, अपना वहाँ डाल के बॉयज वगैरह डाल के वापस चले जाते हैं। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं वो कितना आगे फिंगर 3 फिंगर 8 की आपने बात पढ़ी हो, सुनी होगी, तो वो सब आगे आ गए हैं। तो हम अब वहाँ जो पहले भारत के सेना और सब जाते थे, अब नहीं जा पा रहे। चलिए, मैं आपसे ही मेरा मंजू जी से सवाल है। ये गलवान है, पेंगोंग एरिया है, गोगरा पोस्ट है, हॉट स्प्रिंग वाला जो इलाका है, इनको लेकर सहमति बनी और ये कहा जा रहा है कि डिसएंगेजमेंट वहां पर हुआ। अब लेकिन देपसांग की अगर हम बात करें और डेमचौक की हम बात करें, तो इसमें इतना समय क्यों लग गया? ये 4 साल बाद इस पॉइंट पर हम पहुंचे हैं, तो ये दोनों बिंदु कहाँ अटके रह गए थे? मुझे लगता है कि क्योंकि इन्होंने काफी अपना क्या कहते हैं, इंकर्जन कहें क्या कहें, काफी आगे आ गए थे, क्योंकि एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, इट्स नॉट डिमार्केटेड। लेकिन हम इस एरिया को मानते थे जहाँ पे अब जो हम कह रहे हैं 2020 में जो एरिया था, जिसमें हम पेट्रोलिंग राइट्स थे हमारे, और हमारे सब सैनिक जा रहे थे, तो उस वाले इलाके में ये आने, क्योंकि आ गए, वो है तो अनडिमार्केटेड, तो दोनों साइड्स क्लेम कर सकते हैं जब अनडिमार्केटेड है। तो उन्होंने उसका फायदा उठाया कि डिमार्केटेड नहीं है, उन्होंने उसका अपना कब्जा कर लिया उस पर, या इंकर्जन कह लीजिए कर लिया। और साथ ही में जो अगर आप देखेंगे जो पेट्रोलिंग थी हमारी, उसमें रुकावट डाल, तो हमने भी उनकी तरफ से जो जहाँ उनकी पेट्रोलिंग नॉर्मल होती, हमने भी रुकावट डाली। तो इस वजह से उस पर कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। और ये बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, दोनों बहुत एक रेंज में है और एक हाइट्स में है, लेकिन दोनों बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। और अभी तक हम लोग उसमें पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो नेचुरली जब तक समाधान नहीं होगा तो नॉर्मलसी की तरफ तो जा ही नहीं सकते हमारे। चलिए, मैं विनोद सर का यहाँ पर रुख करना चाहूँ। विनोद सर, आपने बातचीत की शुरुआत में बफर जोन का
जिक्र किया। अब उसी से जुड़ा मेरा सवाल है आपसे, ये बफर जोन क्या होता है और क्या इस बफर जोन में भी पेट्रोलिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा? नहीं, बफर जोन ये है जहां पर ना उनके ट्रुप्स आएंगे ना हमारे ट्रुप्स जाएंगे। तो ये बेसिकली दोनों फौज को अलग रखने के लिए है ताकि वहां क्लैश ना हो। देखिए गलवान जो हुआ एक स्पाइरल था, इन द सेंस कि ये नहीं कहता कि वो तैयार नहीं थे, हम तैयार नहीं थे ये, लेकिन अब ये देखिए जो लास्ट जो शॉट एंगर में फायर हुआ था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, वो हुआ था 24 अक्टूबर 1975 में। उसके बाद दोनों ने मेंटेन कर रखा था। 5 एग्रीमेंट्स थी हमारी, लास्ट एग्रीमेंट अक्टूबर 2013 की एग्रीमेंट थी, आई थिंक 26 अक्टूबर 2013 की थी वो, और बॉर्डर डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट उस हिसाब से चल रहे थे। लेकिन चाइना ने 2020 में सब उठा के फेंक दिया उसको। उसके बाद जब हमने उनको एक स्टैंड दिखाया जो चाइना को उम्मीद दी थी, उसके बाद चाइना ने देखा कि ये तो कॉस्ट बढ़ गई उनके लिए, मान लीजिए कॉस्ट बढ़ गई उनके लिए कॉस्ट, तो हमने फिर दोबारा स्पाइरल ना हो, गलवान ना हो, इसलिए बफर जोन बनाई गई जहां पर वो ना वो आते ना हम जाते। ये नहीं कहना कि बफर जोन की वो आते और हम नहीं जाते हैं, वो भी नहीं आते और हम भी नहीं जाते, वो दूरी रखने के लिए दोनों फोर्सेस के बीच, ताकि ऐसे क्लैश जैसे गलवान में हो वैसे ना हो। जी, आपने बॉटलनेक एरिया का भी जिक्र किया, ये बॉटलनेक एरिया क्या है? देखिए बॉटलनेक एरिया ऐसा है, बॉटलनेक का मतलब बॉटलनेक है जहां से डेप्सन प्लेन्स जो हैं एक प्लेन इलाका है और उनकी पोस्ट जो है नॉर्थ पे ट्रैक जंक्शन है और उसके साथ पोस्ट है उनकी, और उस इलाके को जाने के लिए हमारा जो एक्सेस पॉइंट है वो बॉटलनेक से है, एक डिफाइल सी है, उस डिफाइल से हम जाते हैं और पूरे देश एक्सेस करते हैं। वहां से पेट्रोल पॉइंट 9, 10, 11, 12, 13 पे हम जाके पेट्रोलिंग करते हैं। पेट्रोल पॉइंट्स हैं ये, एलएसी नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं एलएसी नहीं, ये पेट्रोल पॉइंट्स हैं, क्योंकि एलएसी जो है लाइन ऑफ परसेप्शंस है, डिफाइंड नहीं है, और एलएसी का कोई कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और हमारा जो स्टांस है, क्योंकि बॉर्डर नेगोशिएशन चल रहे हैं एसआर लेवल के बीच में, तो एलएसी का जो एलएसी के बारे में किसी को मालूम नहीं है अदर देन अ फ्यू पीपल जो नो हाउ में, जैसे एमओ डायरेक्टरेट है या एमईए है, उसके अलावा किसी को मालूम नहीं है ये। तो पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक जाते हैं वहां पर, तो क्योंकि उन्होंने बॉटलनेक ऑक्यूपाई कर दिया था इसलिए हमारा एक्सेस रुक गया और उस पेट्रोलिंग पॉइंट पेट्रोल नहीं कर सके जो हमारी फ्रीक्वेंसी। अभी उनके पीछे हटने से हम अपने इलाके में पेट्रोल कर सकते हैं। पंजू जी, ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब चीन से हमने समझौता किया हो। 80s में हुआ, 86-87 में समझौता हुआ, 93 में समझौता हुआ शांति बहाली को लेकर, सीमा पर शांति को लेकर, 96 में मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एग्रीमेंट पर बात हुई, वो समझौता हुआ। लेकिन इन तमाम चीजों को चीन ने 2020 में पीछे छोड़ दिया। अब सवाल ये उठता है कि चीन पर कितना भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल, ट्रस्ट डेफिसिट तो बहुत बढ़ गया है। इसके बाद भरोसा हम फुल्ली नहीं कर सकते हैं, आंख बंद के तो बिल्कुल भी नहीं, आंख बंद करके तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। हमें बिल्कुल बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स आगे हम चलने के लिए थोड़ा ट्रस्ट तो करना पड़ता है, लेकिन कंप्लीट ट्रस्ट हम नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो इनका पास्ट रिकॉर्ड है अगर हम देखें, हमने इतने राइट फ्रॉम 62 अगर आप देखेंगे, इवन देन सब कुछ अच्छा होते हुए भी उन्होंने तब भी ऐसा किया और अब भी ऐसा किया है, और बीच बीच में करते रहे हैं। तो ऐसी नहीं है कि ये पहला मौका है कि उन्होंने ऐसे नकार दिया है सब अग्रीमेंट्स को। ये इनकी थोड़ी सी आई थिंक एक विस्तारवादी और वो लाइन स्लाइसिंग अप्रोच जो है वो थोड़ी सी सब जगह लागू करते हैं। भारत के साथ भी, हमारे नेबरहुड में भी हम देख रहे हैं, साउथ चाइना सी में भी देख रहे हैं, सब जगह उनका यही एक एटीट्यूड रहा है। तो इसलिए फुल्ली हम भरोसा नहीं कर सकते जी। विनोद सर, मेरा सवाल आपसे है, विवाद के और भी कई बिंदु हैं। ये 2020 के बाद वाला विवाद तो हमने देख लिया, सहमति की टेबल पर भी आ गए, समझौता भी हो गया कि नई उम्मीद बंधी है, और उम्मीद हमें छोड़नी भी नहीं चाहिए। जब दो देशों के रिश्तों की बात होती है तो हमें यही उम्मीद करना चाहिए कि बेहतर होगा, रिश्ते और मजबूत होंगे, यही दोनों देशों के हित में भी है। लेकिन कुछ एक मसले ऐसे हैं जिनको लेकर चीन जो है जब तक मुखर हो जाता है। अब ये जो समझौता हुआ, ये जो पहल हुई है, क्या आपको लगता है इससे उम्मीदों के नए दरवाजे खुलेंगे और जो बाकी के मसले हैं उनको लेकर सकारात्मक माहौल बनेगा? देखिए, जो स्टेटमेंट आ रही है वो ये है कि जो हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं बॉर्डर रेजोल्यूशन के, वो मिलेंगे जाके। मेरे हिसाब से जो है बिल्कुल ठीक बोला ने, विश्वास की तो कोई गुंजाइश है नहीं। हमें अपने पे ट्रस्ट करना चाहिए, अपने विश्वास करना चाहिए, और किसी विश्वास करने की जरूरत भी नहीं है हमको, क्योंकि ये विश्वास जो है बड़ी जिसको कहते हैं अलग सी चीज है। ये चाइना को खास तौर से, कोई भी देश फॉर दैट मैटर, वो अपने इंटरेस्ट में काम करेगा। और जहां तक आगे बढ़ने का सवाल है, इट्स अ गुड बिगनिंग, मतलब हमें पॉजिटिव भी रहना चाहिए, ये नहीं कहना कि हमें सिर्फ नेगेटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। अच्छी शुरुआत है, एक दोबारा से शुरुआत हुई है।
तो हमें उसको मौका देना चाहिए आगे पीस बढ़ाने, क्योंकि हमें देखिए हमें क्या चाहिए, हमें पीस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अगर पीस और स्टेबिलिटी नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी हमारी। लेकिन साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमको चाहिए कि चाइना के साथ ये ना करे कल वो दोबारा आके बैठ जाए वो। तो हमको रिसोर्सेज चाहिए, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमारे जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं हमें उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, क्योंकि दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब हम फोर्स की बात करते हैं, लेकिन काफी क्रेडिट हमारे बॉर्डर एरिया के जो लोग हैं उनको देना चाहिए हमको। मैं वहां ड्यूटी कर चुका हूँ, उनके बिना आप सर्वाइवल नहीं वहां पर। जी, आप कह रहे हैं कि पीस की जरूरत दोनों तरफ है, और यही बात स्थिरता की बात भी कही है दोनों नेताओं ने। जब वो ब्रिक्स सम्मेलन में मिले कजान में, उन्होंने शांति की बात भी कही है, उन्होंने सहमति की बात भी कही है, उन्होंने सहयोग की बात भी की है, उन्होंने भरोसे की बात भी कही है। तो एक उम्मीद तो यहाँ पर बनती है। मेरा आखिरी सवाल मंजू जी आपसे है, और आखिरी सवाल ये है कि पूर्वी लद्दाख में पहले विवाद खड़ा करना, फिर बातचीत का एक लंबा प्रोसेस होना, फिर सहमति के बिंदु पर आ जाना, ये समझना चाहता हूं मैं, लोग भी शायद समझना चाहते हो कि चीन ने इस विवाद से हासिल क्या किया, उसका लक्ष्य क्या था। आप देखेंगे कि अगर वो बार बार क्लेम करते हैं कि सब हमारा है, लद्दाख भी हमारा है, अरुणाचल भी हमारा है, और ऑलरेडी अक्साई चीन को तो ऑक्यूपाई कर चुके हैं, तो उनका, मुझे जो लगता है उनका मकसद ऑफ कोर्स एक डोमेस्टिक ऑडियंस और उनको भी केटर करने के लिए कि हम बहुत पावरफुल हैं, हम अपना जो बहुत ट्रेडिशनल हमारा था उसको वापस देने में हम एक्शन ले रहे हैं, तो एक वो भी है। लेकिन उनको क्या हासिल हुआ, मुझे लग नहीं रहा कि उनको ज्यादा कुछ हासिल हुआ है एक्सेप्ट हमारे साथ रिश्ते बिगाड़ने के अलावा। लेकिन उनको उससे आई थिंक काफी स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है, सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड, तो उनको लगता है कि यही उनका अप्रोच या उनकी इंटरेस्ट इसी में है कि वो इंडिया को नीचे रखें और अपना जो एक पावर है उसका फ्रॉम टाइम टू टाइम डिस्प्ले करें और दिखाएं दुनिया को कि हम सब जगह, अब देख ही रहे हैं सभी कंट्रीज में, जहाँ साउथ चाइना सी में, हमारे नेबरिंग कंट्री, सब जगह अपना दिखा रहे हैं कि हम पावरफुल हैं, इंडिया को आप मत भरोसा रखिए, हमारे ऊपर भरोसा रखिए। तो एक वो दिखाना चाहते हैं कि वी आर द मोस्ट इन एशिया एंड दे वांटेड दैट, चाह रहे हैं कि एशिया दे शुड बी ओनली अ यूनिपोलर एशिया विद चाइना एट द हेड, एंड दे डू नॉट लाइक an emerging or a rising India. जी, चीन का भले ये टारगेट रहा हो। विनोद सर, एक चलते चलते आखिरी टिप्पणी छोटी सी आपसे लेना चाहूंगा, लेकिन इस पूरे स्टैंड ऑफ में भारत का भी मैसेज स्पष्ट था कि स्थितियां पहले जैसी नहीं है, और ये मैसेज केवल चीन को ही नहीं गया, बल्कि हम कहें कि पूरे एशिया में गया, पूरी दुनिया में गया। बिल्कुल ठीक बोला आपने। आज इंडिया जो है एक रीजन रिस्पॉन्सिबल रिसर्जिंग नेशन है, रीजनल पावर है, ग्लोबल लीडर है, और ये मैसेज हमने बिल्कुल साफ दिया पूरी दुनिया को कि हम वहां पर पहुंच चुके हैं। अभी हमको असर्ट करना पड़ेगा। चाइना को अगर हमने आंखें दिखा दी हैं और चाइना के सामने हमने रिजॉल्व दिखाया, एक जो चाइना पीछे हटा है, ये कभी हुआ नहीं है पहले कभी। तो ये चाइना जो है, जैसे बताया, सेकंड लार्जेस्ट, मतलब इट्स अ टेक्नोलॉजिकल पावर आल्सो, इट्स अ इकोनॉमिक पावर, इट्स अ जियोपॉलिटिकल पावर, और अगर हमने उसके सामने खड़े होके सामना किया उसका अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से किया, तभी वापस गया वो। तो वी आर टुडे नेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल रिसर्जेंट, और सब देशों को हमारे विश्वास है। तभी अब देखिए आगे भी हम बढ़ रहे हैं, तो रशिया यूक्रेन देख लिए, किसी जैसे पहले से कि लोग हमारे विश्वास है कि हम पूरे दुनिया का भला चाहते हैं, और लेकिन हमारे जो इंटरेस्ट है हम उसको सेफगार्ड कर सकते हैं और करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद सर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मंजू मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ विस्तार से तमाम पहलुओं को हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। तो आज इस एनडीटीवी एक्सप्लेनर के कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ, नए मेहमानों के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।